हेलो फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अर्थात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अपनी एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लेती है। और इस कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के तहत अपने अलग अलग विभागों में जो अलग अलग वैकेंसीज रहती है, अलग अलग जो रिक्त पद रहते हैं उसे भरने का कार्य करती है। इस संस्थान के द्वारा प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इसके द्वारा लिया जाता है और अपने रिक्त पदों के लिए भर्ती की परीक्षा लेती है। और रिक्त पदों में कई तरह के पद हो सकते हैं। अलग अलग तरह के विशेषज्ञता हासिल किए हुए लोगों के लिए अलग अलग तरह की वैकेंसीज लेती है। वो पद हो सकते हैं, डाइटिशियन का हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर का हो, नर्स का हो, इंजीनियर का हो, लॉन्ड्री सुपरवाइज़र का हो, फार्मासिस्ट का हो, स्टोर कीपर का हो, लैब अटेंडेंट का हो, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का हो, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का हो, जूनियर हिंदी ऑफिसर के लिए हो, सीनियर हिंदी ऑफिसर के लिए हो, योगा इंस्ट्रक्टर के लिए हो। कई तरह के ऐसे अन्य पद होते हैं। उन पदों को भरने के लिए यह एक कॉमन अधिसूचना जारी करती है। और ये जो अधिसूचना, ये जो कॉमन अधिसूचना है, यह जनवरी के ही माह में, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 7 जनवरी 2025 को ही जारी किया गया था। आशा करते हैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपनी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए पहला जो परीक्षा है दिए होंगे या देने वाले होंगे। जैसा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्टेज 1 की परीक्षा है वह 26 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी 2025 तक स्टेज 1 की परीक्षा चलने वाली है। 26 फरवरी में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ऑफिसर और सीनियर हिंदी ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। आशा करते हैं जो भी अभ्यर्थी इस पहले परीक्षा में बैठे या बैठने वाले हैं, जो बैठने वाले हैं उनको मेरी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं। और जो बैठ चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, आशा करते हैं उनका पेपर काफ़ी अच्छा रहा होगा। हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो अधिसूचना जारी की गई थी वह जनवरी 2025, 7 जनवरी 2025 को यह अधिसूचना, यह कॉमन अधिसूचना जारी की गई थी। और उसके लगभग 1.5 महीने के बाद ही देख रहे हैं कि स्टेज 1 की परीक्षा हो गई। इसे ध्यान में रखते हुए हम लोग यह अवश्य कह सकते हैं कि जो स्टेज 2 की जो परीक्षा होने वाली है अलग अलग पदों के लिए, वो भी शीघ्र ही होगी। लगभग आप मान करके चलिए 1.5 महीने का समय आपके पास है। इसलिए जिनका भी परीक्षा अच्छा गया है वो कमर कस ले, वह अपनी स्टेज 2 परीक्षा के लिए अभी से तैयारी करना प्रारंभ करेंगे। फ्रेंड, हम लोग आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर हिंदी ऑफिसर और सीनियर हिंदी ऑफिसर के पदों के लिए क्या उनका नेक्स्ट स्टेज रहने वाला है, उसमें किस तरह का परीक्षा का प्रारूप रहने वाला है, उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रेंड, जितने भी अभ्यर्थी, आप लोगों में से जितने भी लोग अनुवादक परीक्षा या राजभाषा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश करिएगा कि एक ही 2 परीक्षा की तैयारी में आपका पूरा का पूरा एनर्जी नहीं जाना चाहिए। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जो भी अनुवादक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बस वो एसएससी जीएसटी को में ही लगे हुए रहते हैं और साल भर बस इसी परीक्षा की ताक में रहते हैं। वे अन्य तरह की परीक्षा के बारे में सोचते नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि एसएससी जीएसटी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज देती है, कहा जाए तो यह एक अच्छा अवसर देता है, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के वैकेंसीज होते हैं। आपको चौकन्ना रहना है। अलग अलग जो भी संस्थान होते हैं, विभाग होते हैं, उनके द्वारा जो इस तरह की परीक्षाओं के लिए जो प्रोसेस होती है उसके प्रति आपको रुचि लेना चाहिए और अपने विषय को लेकर के, अपनी क्षमता को देखते हुए, अपनी विशेषज्ञता को देखते हुए आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना है। क्योंकि एक ही 2 परीक्षाओं की तैयारी में आपका ध्यान रहेगा तब हो सकता है कि आपको नौकरी लेने में काफ़ी समय लग जाए।
ठीक है। राजभाषा अधिकारी कहने का यह अर्थ नहीं हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ IBPS राजभाषा अधिकारी के बारे में सोचें। आपको यदि बैंक विभाग में ही जाना है तो फिर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स जो होती है, विनियामक जो संस्थाएं होती है, जैसे नाबार्ड हो गया, RBI हो गया, सेबी हो गया, वो उनमें भी राजभाषा अधिकारी की आवश्यकता होती है। उनके लिए भी आप जाइए, उनका जो सिलेबस है उनको देखिए, उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देखिए और पता करिए कि क्या आप उसके लिए भी योग्य है कि नहीं। ठीक है। हालांकि देखिएगा, एक दो एग्ज़ाम को छोड़ करके आप देखेंगे कि अन्य तरह के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें वैकेंसीज जो होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अनुवादकों के लिए, राजभाषा अधिकारियों के लिए बहुत है। आपको बस एक नौकरी की आवश्यकता है और नौकरी के लिए आपको बस तैयार रहना, खुद को तैयार करना है कि कौन सी नौकरी आपके झोले में आएगी। इसके लिए आपको खुद को तैयार करने की आवश्यकता है, उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। बाय द वे, हम लोग बात करते हैं कि जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ऑफिसर और सीनियर हिंदी ऑफिसर के लिए इस अधिसूचना के सेकंड स्टेज में किस तरह के पेपर्स आने वाले हैं, किस तरह के उसमें विषय आने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं और कोशिश करेंगे कि उससे संबंधित उसके एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ करके हम लोग रणनीति भी बना लेंगे। ठीक है। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे यहाँ पर जो नए होंगे, जो पहली बार जान रहे होंगे कि हाँ एम्स भी इस तरह की वैकेंसीज निकालती है। तो उनको मैं कह दूं कि इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है एम्स के लिए, जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हो चाहे हिंदी ऑफिसर के लिए हो, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है वही रहती है जो SSC JST के लिए होती है। ठीक है। इसलिए SSC JST के लिए जो एलिजिबल है वो इस संस्थान के द्वारा जो वैकेंसीज रिलीज़ की जाती हैं उसके लिए भी आप योग्य होते हैं। स्पष्ट हो गया यहाँ पर। इसके बाद फिर हम लोग जानते हैं कि इस परीक्षा में जो आप जो भी दे चुके होंगे PT का परीक्षा अर्थात स्टेज 1 की परीक्षा, तो उसके परीक्षा जो वैकेंसीज इस अधिसूचना में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और इसके बाद जूनियर हिंदी ऑफिसर और सीनियर हिंदी ऑफिसर, ये जो 4 पद है, इन पदों को लेकर के संख्या कितना निर्धारित किया गया है उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं 42nd पॉइंट में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एम्स कल्याणी में एक वैकेंसी है। इसके बाद एम्स नागपुर में एक वैकेंसी है। फिर एम्स पटना में 2 वैकेंसीज हैं। एम्स रायपुर में एक है। और इसके बाद यदि हम लोग बात करें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 3 वैकेंसीज हैं। फिर सीनियर हिंदी ऑफिसर एम्स पटना में एक वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एम्स न्यू दिल्ली में एक वैकेंसी है और सीनियर हिंदी ऑफिसर में एम्स ऋषिकेश में एक वैकेंसी है। यदि सबको जोड़ा जाए तो 11 वैकेंसीज यहाँ पर है और 11 वैकेंसीज कम नहीं होता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि आपको वैकेंसीज की संख्या देख करके भरना है या नहीं भरना है, इस पर डिसीजन नहीं लेना है। आपको यह सोच करके इस तरह के वैकेंसीज के लिए जाना चाहिए। इस तरह के पदों के लिए आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आपको जाना चाहिए कि पता नहीं किस विभाग में, किस संस्थान में आपकी नौकरी लगने वाली है। इसलिए चौकन्ना खुद को रखते हुए आपको अलग अलग तरह के जो भी वैकेंसीज आते हैं उन वैकेंसीज को आपको भरना चाहिए। ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि इस सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ऑफिसर के लिए जो सेकेंड फेज़ का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानते हैं। फ्रेंड, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं यह रिटन एग्ज़ाम का यह सिलेबस है कि रिटन एग्ज़ाम जो सेकेंड फेज़ आप लोगों का होने वाला है वह पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, रिटन मोड में रहने वाला है, पेन एंड पेपर मोड में रहेगा। ऐसा नहीं कि राजभाषा IBPS राजभाषा अधिकारी के लिए जो रिटन एग्ज़ाम होता है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें आपको टाइप करके अपने आंसर्स को फीड करने होते हैं। इसमें उस तरह का नहीं रहने वाला है। आपको पेन एंड पेपर मोड में ही एग्ज़ाम देने हैं। और
जो एग्ज़ाम आप लोगों का रहने वाला है वह 90 मिनट का अर्थात 1.5 घंटे का एग्ज़ाम रहने वाला है और इसमें 100 मार्क्स निर्धारित किया गया है जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इन 100 मार्क्स में किस तरह के खंड से संबंधित प्रश्न रह सकते हैं। ट्रांसलेशन खंड से संबंधित 2 प्रश्न रहेंगे और विवरणात्मक रहेगा अर्थात 2 पैसेजेस आपको प्राप्त रहने वाले हैं। 15-15 अंक का रहने वाला है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 15 अंक का और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 15 अंक का। इसमें जो ट्रांसलेशन के पैसेजेस जो रहेंगे उनमें जो शब्दों की संख्या रह सकती है मोस्ट प्रोबेबली 125 से लेकर के 125 से शब्दों से लेकर के 150 शब्दों का यह रहने वाला है। और जो विषय वस्तु रहने वाला है, कोई भी विषय वस्तु रह सकता है, लेकिन फिर भी क्या है, विज्ञान को ध्यान में रख करके आपको पैसेजेस को चुनना है और उन्हीं पैसेजेस का आपको ट्रांसलेशन करना है। इसमें आपकी जांच की जाती है कि आप मेडिकल टर्म्स से संबंधित आप खुद को कितना अवेयर रखे हुए हैं। ठीक है, इसलिए जो 10 अंक का रहने वाला है मेडिकल टर्मिनोलॉजी से संबंधित प्रश्न, 5 अंक जो रहने वाले हैं वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी इंग्लिश टू हिंदी, और 5 जो प्रश्न 5 मार्क्स के जो रहने वाले हैं वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी हिंदी टू इंग्लिश रहने वाले हैं। आपको इस पर थोड़ा विशेष फोकस करना है क्योंकि इससे संबंधित आपके पास ज्ञान कम है। तब समझ लीजिए कि आपसे ट्रांसलेशन में दिक्कतें होने वाली है। और ऐसे भी जो आपको प्राप्त होने वाले हैं, हो सकता है कि उसमें विज्ञान से संबंधित आपको बातें करना, उसी तरह के टॉपिक्स आपको प्राप्त रहने वाला है। इस कारण से आपको तो हर हालत में अभी से कमर कस लेना चाहिए। अपनी रणनीति का एक अहम हिस्सा आपको बनाने की आवश्यकता है। सबसे मजबूत पिलर तो हम लोग कहेंगे यही है, क्योंकि यह पिलर मजबूत रहेगा तो बाकी सब तो आपके लगभग अच्छे ही जाएंगे। इसलिए प्रत्येक दिन आपको कम से कम 20 मेडिकल टर्मिनोलॉजी करना है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी जरूर। इससे संबंधित आपको काम करने हैं। इससे संबंधित मैं पाठ्य सामग्री भी लाऊंगा, ई बुक लाऊंगा जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट को चेक करते रहिएगा www.anandvtutorials.com। आप ई बुक के सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, बाय द वे अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो हो गया हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में। अब जानते हैं लेटर राइटिंग जो हिंदी में एक आने वाला है और एक इंग्लिश में आने वाला है, वो जो 10 मार्क्स का रहेगा, ये किस तरह के रहने वाले हैं। इसमें प्रशासनिक जो तरह के प्रशासनिक जो लेटर होते हैं उसी तरह के यहाँ पर लेटर्स का प्रारूप आपको रखना है। हालांकि मैं अगले वीडियो सेशन में ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपको यह पता चले कि लेटर किस तरह से वहाँ पर पूछे जा सकते हैं, किस तरह के विषय वस्तु पर आपको लेटर राइटिंग करना है। जहाँ तक ऐसे की बात है, ऐसे खंड की बात है, यहाँ पर हिंदी ऐसे 200 शब्दों में लिखना है और 20 मार्क्स का है। सबसे ज़्यादा वेटेज तो निबंध का ही है। यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं कि कितने शब्दों में आप कितने शब्द आपको लिखने पड़ सकते हैं इस स्टेज 2 एग्ज़ाम में, उसी के हिसाब से आपको रणनीति भी बनानी पड़ेंगी। यदि हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशन की, जैसा हम लोगों ने यहाँ कहा कि 125 मिनिमम हम लोग 125 शब्द को लेकर के चलते हैं, तो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ये जो 2 खंड है, इन 2 खंडों में हम लोग देखते हैं कि लगभग 250 शब्द आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, लेटर राइटिंग की यदि बात करें 100 शब्दों को लेकर के, मैक्सिमम 100 शब्दों को लेकर के चलें तो 200 शब्द तो यहीं पर बन गए। 200 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, 200 से ज़्यादा भी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं मिनिमम लेकर के चल रहा हूँ। अगर ऐसे की बात करें तो यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ स्पेसिफाई कर दिया गया है कि 200 शब्दों में आपको लिखने ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 400 शब्द हो गए। और फिर आपको टर्मिनोलॉजी भी तो लिखना है 5-5 मार्क्स वाले जो है। मान लिया जाए इसके लिए आपको हो सकता है कितने शब्द, आप 50 शब्द, मैक्सिमम 50 शब्द लेकर के चलते हैं, तो कितने शब्द आपको लिखने पड़ेंगे, कितने मिनट में, 90 मिनट में, 1.5 घंटे में, है ना। 1.5 घंटा आपको मिलेगा और यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। कितने शब्द आपको लिखने पड़ेंगे, 5 और 5 10 हो गया, 5 2 7 2 9 हो गया, 900 शब्द आपको लिखने होंगे 1.5 घंटे में, 90 मिनट में आपको लिखने पड़ेंगे और यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए यह ज़रूर आप लोगों को सलाह दिया जाता है कि लिखने का पूरा अभ्यास करेंगे, सुंदर लिखावट आपकी हो और साथ ही साथ
जो भी लिखे वह सारगर्भित हो, टू द पॉइंट हो, अर्थात रेलेवेंट हो, प्रासंगिक हो, और अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के चलना है। जहाँ तक बात है ऐसे टॉपिक्स को लेकर के, हिंदी या अंग्रेजी टॉपिक्स को लेकर के, तो इसमें सामान्य तरह के ऐसे के टॉपिक्स रहेंगे। थोड़ा आप इसमें विज्ञान पर आधारित टॉपिक्स को भी आप समावेश करके आप उस पर तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं हालांकि ऐसे टॉपिक्स को लेकर के अगले सेशन में मैं बताऊंगा किस तरह के ऐसे के टॉपिक्स पर आपको तैयारी करना चाहिए, ठीक है, और कैसे लिखने की आवश्यकता है। 200 शब्दों में ही आपको लिखना है, लेकिन छोटे ऐसे को ही लिखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि बहुत ही कम शब्दों में आपको अपनी बातें कह देने पड़ते हैं। उसमें एक विशेष पैटर्न होता है ऐसे को लिखने का। उसमें भूमिका लिखने हैं, कितने शब्दों में आपको लिखना है, फिर बॉडी कितने शब्दों में आपको लिखना है, अगर उसमें कुछ अन्य तरह के सब टाइटल्स डालने हैं तो वो कितने, जैसे आगे की राह है ना। इसके बाद फिर कंक्लूजन, निष्कर्ष भी आपको देने हैं। तो जो कॉम्पैक्ट ऐसे होते हैं ना, वही चुनौतीपूर्ण होता है। आपको जब तक इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, आप इन सभी चीज़ों पर अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपका ऐसे प्रभावशाली नहीं हो सकता है और कम अंक अर्जित होंगे, तब फिर तो रिजल्ट वहाँ पर रुक जाएगा। और यहाँ पर तो यहाँ मेंशन भी कर दिया गया है कि आपको 50% अंक लाना ही लाना है, जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और जो ओबीसी में से आते हैं उनको 45% अंक तो लाना ही लाना है। ये तो मिनिमम कट ऑफ है, लेकिन इतना में ही चयन आपका अंतिम रूप से थोड़ी होने वाला है। आपको कम से कम 60 से 70% अंक तो लाने ही होंगे। 60 से 70%, यह आप टारगेट लेकर के चले कि 70% अंक आपको लाने हैं, ठीक है, तब आपका अंतिम रूप से चयन इसमें होने वाला है। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल वाला काम होगा, नहीं चयन होगा। ओके, आशा करते हैं कि आप इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। हालांकि इसका जो पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, पीटी का एग्ज़ाम भी 100 अंक का हुआ था, और 100 अंक में जो प्रश्न थे वो थोड़े उसमें मैथ्स के प्रश्न थे, थोड़े रीजनिंग के प्रश्न थे, थोड़े हिंदी के प्रश्न थे, थोड़े जीएस से प्रश्न थे, थोड़े इंग्लिश के प्रश्न थे, और इस तरह से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें था। वो एक कॉमन टेस्ट हुआ। तो इस तरह से इसका एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। आशा करते हैं आप इस एग्ज़ाम के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं, और आप इस तरह के एग्ज़ाम के बारे में भी अगली बार जब इस तरह की अधिसूचना जारी की जाए तो उसके लिए आपको खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पर इसी एग्ज़ाम के सेकेंड फेज़ को लेकर के जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग अलग अलग सेक्शंस में प्रश्न किस तरह के आने वाले, प्रश्न का प्रारूप किस तरह का होना चाहिए, उसी पर हम लोग काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। शुभकामनाएं।